हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूपेंद्र कुमार और मैं अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एम्स न्यू दिल्ली। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन में। और आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वीडियो का वो यह है कि हाउ टू स्कोर मोर देन 650 मार्क्स इन नीट 2022। आने वाले नीट 2022 में हम क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं जिससे हमारे 650 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। 650 ही क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर नीट में 650 मार्क्स पर 4,500 रैंक थी। तो इन सबको देखते हुए 650 एक सेफ स्कोर है। तो स्टूडेंट्स को भी 650 जो कट ऑफ है उसको एक टारगेट लेके चलना चाहिए और उतना मिनिमम लाने का सोचना चाहिए जिससे उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। तो अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस तो नहीं हुई है एग्जैक्टली कि कब होगा एग्ज़ाम, बट लाइकली वो जून में या फिर जुलाई में होगा। हम सेफ रहने के लिए अपना टारगेट के लिए डेडलाइन लेने के लिए मई एंड या फिर जून की स्टार्टिंग को लेकर चल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम हमारा उस टाइम पर हो। अब बात करते हैं कि जो अभी प्रेजेंट टाइम है, ये जो अभी हमारे पास 2-3 महीने या 4 महीने हैं, इसमें हमको मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर आपने पूरे साल भर भी काफ़ी पढ़ाई करी है बट इन 3 महीनों में अगर आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा भुगतान देना पड़ेगा। और भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो बट आपने एंड मोमेंट में उस चीज़ों को बार बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिवाइज नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा। आपके दिमाग में जब वो नहीं होंगी, आपकी टिप ऑफ द टंग पे जब चीज़ें नहीं होंगी तो वो एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसी सभी के लिए मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है कि ये आने वाले 3 महीने में हर स्टूडेंट को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे वो अपना मन पसंदीदा कॉलेज और मन पसंदीदा रैंक वो चुन पाए। तो अब स्ट्रैटेजी में हम चालू करते हैं कि बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी का 50% वेटेज है एग्जाम में, तो और बायोलॉजी जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, इजी स्कोरिंग भी है। तो 650 प्लस स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बायोलॉजी पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजी पे ग्रिप इंप्रूव करने के लिए आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए और जो आपके कोचिंग के आप जहाँ से भी पढ़ते हैं आप फिर एक्स्ट्रा एज के लिए नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ही 95% क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो 5% का आपको अगर डर लग रहा है कि वो कहीं और से आ जाएंगे या आपको एग्जाम में समझ नहीं आए तो उसके लिए आप अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, बट पहले आप मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पर रखें। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स में थ्योरी आपको 1 पॉइंट तक हेल्प कर सकती है, बट मतलब 100 नंबर आप ले आएंगे या 120 नंबर ले आएंगे, बट उसके बाद जो मेन चीज़ें जो मैटर करती हैं वो आपकी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं डेली। आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में नया नहीं लगना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होना चाहिए। तो बेसिकली आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिक्स में जो फॉर्मूले हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप कभी कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको जल्दी से किसी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप फॉर्मूले देख के जा सकते हैं। तो इससे आपका 2 मिनट रिवीजन हो सकता है पर चैप्टर। यही है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको रिवीजन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको वापस से दोबारा से पढ़िए। आप जितना उनको ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रैस्प बनेगी उन टॉपिक्स पर। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वो उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के जैसा ही है। तो जैसे आप फिजिक्स को हैंडल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूलेज को टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसा है कि आपको जो नोट्स हैं आपके, आप उन नोट्स को बार बार पढ़िए। एंड टाइप पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ना पढ़िए। मैं उन एनसीईआरटी को रिकमेंड नहीं करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री की एंड टाइम पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अभी। तो मेन फोकस आपका जहाँ से आपने पूरे साल पढ़ाई करी है उन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसके बाद चलो, हम सभी लोगों को पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट ज़्यादातर लोग जो गलतियाँ करते हैं उनको ये नहीं पता कि उनको क्या नहीं करना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स तैयारी भी करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले एग्ज़ाम को मतलब टेस्ट को स्किप कर देते हैं, वो टेस्ट देने नहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो ये है कि कोई भी टेस्ट और एग्ज़ाम स्किप नहीं करना है। आपकी फाइनल एग्जाम में भी, नीट देने भी जब आप जाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये नहीं सोचना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम पढ़ के दे दूंगा।
ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है आपको और टेस्ट भी देना है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको PYQs को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करना है। PYQs से आपको ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लगेगा कि क्या टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं। देखिए नीट जिस तरीके का पेपर है उसमें होता यही है कि ज़्यादातर टॉपिक्स जो होते हैं वो पुराने टॉपिक्स से मिलते जुलते ही होते हैं। तो आपने अगर PYQ सॉल्व करे होंगे या वो रिलेटेड टॉपिक्स पे अपना फोकस रखा होगा अभी पढ़ते टाइम, तो उससे आपके मतलब काफ़ी टॉपिक्स रिपीट होंगे एग्जाम में और आपका स्कोर इंप्रूव होगा। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने मतलब पहले बताई है कि मतलब NCERT बायो की जो है स्पेशली उसको इग्नोर नहीं करना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT को आप भले ही अभी ना पढ़िए और उसको पढ़ने से भी टाइम भी कंज्यूम होगा। तो मेन फोकस आपका बायो में अभी NCERT पढ़ने पे ही रहना चाहिए। लाइन टू लाइन आपको NCERT पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल बना लेते हैं। उन हेक्टिक शेड्यूल को फिर उसको फॉलो करने में वो मतलब कहीं ना कहीं उसको नाकामयाब हो जाते हैं। फिर नाकामयाबी की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी आगे की प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल शेड्यूल बनाना चाहिए, तो जो लगता है कि हम एक दिन में उसको फॉलो कर पाएंगे, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद कुछ और जनरल बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, जिससे आपका जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा। सब अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको थोड़ा रेगुलरली अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, बैलेंस डाइट लेना है। उसके बाद स्लीप आपका ठीक से सोना है, मतलब 6 से 7 घंटे आप सोइए। अभी भी आप नींद में कमी ज़्यादा मत करिए। ये भी नहीं है कि ज़्यादा सोना है, बट एक 6 से 7 घंटे जो एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन है उसको आप कंप्लीट करिए। और क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके 2-3 दिन बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप मतलब हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए और उस टाइम को आप बचाइए। और बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागिए, आप जो जहाँ से आप पढ़ते आए हैं वहीं से पढ़िए। क्योंकि आप जब जिस सोर्सेज से आपने पूरे साल पढ़ा है आप उनसे पढ़ेंगे तो मतलब आपको एग्जाम में रिकॉल करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। आप ज़्यादा बुक्स को फॉलो करेंगे, आपको रिकॉल में प्रॉब्लम होगी और स्कोर ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं मोटिवेशन स्ट्रेटजीज़ की। मोटिवेशन स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक दिन अपना शेड्यूल फॉलो करोगे, 2 दिन शेड्यूल फॉलो करोगे, बट कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आप बोर हो जाओगे उस शेड्यूल से, या आपका मन नहीं करेगा, आप लैक ऑफ एनर्जी फील करोगे इस शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो इन सबको मतलब टैकल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके थोड़ा कांटेक्ट में रहिए। वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, उनके टेस्ट में क्या स्कोर रहा है। तो इससे बेसिकली आप लोगों के बीच में थोड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्टअप होगा, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह काम करेगा और आपको मतलब आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। उस हेल्दी कंपटीशन को आपको अनहेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट होने से रोकना है। इसके लिए मतलब आपको ऐसा दूसरे की प्रिपरेशन से ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, खुद की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को बिल्डअप मत होने दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में। आप टाइमली अप्रोच करिए अपने टीचर्स को और जल्द से जल्द आप डाउट्स को सॉल्व करवाइए। उसके बाद एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। तो उससे क्या है, आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपकी सिलेबस पे ग्रिप उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उस पर फोकस रखना है। और तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसा करने से आपको जो आपका स्केड्यूल है, जो सिलेबस है, वो आपको शॉर्ट लगेगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा कि ये मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिस्ट बना लेंगे, सब कुछ कंप्लीट करना है, परफेक्शनिज्म की तरफ आप जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे अपना गोल कंप्लीट करने से। आपको बेसिकली अभी प्रिपरेशन जो आपका बेस्ट है आपको 100% देना है। जो अब तक आपने नहीं किया है वो अब करना है। और ऐसा नहीं है कि जिसने अब तक नहीं पढ़ा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, अभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आपका ख्याल रखते हैं, उनका आप चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा चैनल है रैंकर्स प्रेप का, मैं यहाँ पे नीट मेंटर की तरह हूँ और मैं स्टूडेंट्स को मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारे साथ ऐसे और भी मेरे दोस्त हैं जो नीट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस आप लोगों को लगता है कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, तो मेंटरशिप से ये होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। हम लोग आपको जैसे डेली टास्क देते हैं, तो उससे आप जो अपना डेली गोल सेट करते हैं वो आपको अकम्प्लिश करने में थोड़ी मदद मिलती है, गाइडेंस मिलती है।
तो बस मैं अभी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप टाइप कर सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।